आप सभी को नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करेंगे फीचर सिलेक्शन टेक्निक्स की, जो डेटा प्री प्रोसेसिंग का एक अभिन्न हिस्सा है। डेटा प्री प्रोसेसिंग का अर्थ आंकड़ों का पूर्व संसाधन। जब भी हम मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग या किसी भी डेटा साइंस के प्रोजेक्ट पर काम करते हैं तो हमारे पास कुछ डेटा सेट्स होते हैं। उन डेटा सेट्स में आपने देखा होगा कि कई बार कुछ ऐसे एट्रीब्यूट्स मिलते हैं जिनकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं होती, जिनको हम बोलते हैं अवांछित कॉलम या अनवांटेड कॉलम्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे उन कॉलम्स को हम किस तरह से रिमूव कर सकते हैं, किस तरह से हम हटा सकते हैं। काफ़ी सारी टेक्निक्स हैं, काफ़ी सारे मेथड्स हैं फीचर सिलेक्शन टेक्निक्स के। उनको हम कैटेगरी वाइज डिस्कस करेंगे इस सेशन में, इस वीडियो में। सबसे पहले हम बात करेंगे फीचर सिलेक्शन टेक्निक्स की, या विशेषता चयन या फिर विशेष आंकड़ों का चयन। हमारे पास काफ़ी सारा डेटा अवेलेबल होता है। आप जब भी डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, रीइंफोर्समेंट लर्निंग, किसी भी एडवांस टेक्नोलॉजी पर काम करते हैं जो डेटा पर आधारित है, वहाँ पर हमें काफ़ी सारे डेटा सेट्स को प्री प्रोसेस करना होता है। प्री प्रोसेस का मतलब कि हमने उसको एल्गोरिदम के लिए रेडी करना है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए हम एक मोबाइल ऐप बना रहे हैं। आप कोई भी एक एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हो। उस एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए जो आपने डेटा सेट लिया है किसी भी माध्यम से, किसी भी सोर्स से, उसमें काफ़ी सारे एट्रीब्यूट्स हैं। फॉर एग्जांपल, हवा की नमी जिसे हम बोलते हैं ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर या फिर तापमान, सिटी नेम, यूज़र्स फेवरेट कलर, इस तरह से काफ़ी सारे एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। चाहे आपने डेटा प्राइमरी सोर्स से कलेक्ट किया है या सेकेंडरी सोर्स से, कुछ भी हो सकता है वो। प्राइमरी डेटा कलेक्शन का मीनिंग क्या हुआ कि आपने डेटा क्वेश्चनर के माध्यम से खुद कलेक्ट किया है। आपने एक क्वेश्चनर क्रिएट किया और वो आपने यूजर्स से फिल करवा लिया। दूसरा मेथड है कि सेकेंडरी डेटा सोर्स, हमने इंटरनेट से कुछ डेटा डाउनलोड किया। चाहे आपने डेटा डाउनलोड किया है सेकेंडरी सोर्स से या फिर प्राइमरी डेटा कलेक्शन, इन दोनों अप्रोचेज में, इन दोनों टेक्निक्स में हमें कई बार डेटा को प्री प्रोसेस करना होता है। या फिर आप ये कह सकते हैं कि डेटा हमें लगभग हर केस में प्री प्रोसेस करना होता है। अगर हम डेटा को प्री प्रोसेस नहीं करते, अगर हम डेटा को ठीक से नहीं छानते, अगर इसको हम बोलते हैं छानना बेसिकली, कि हमने डेटा की छलनी करनी होती है, छटनी करनी होती है। अगर हम इस प्रोसेस पर वर्क नहीं करते तो हमारा जो एल्गोरिदम है, हमारा जो मॉडल है, वो अच्छे रिजल्ट्स नहीं देगा। अगर हमारा डेटा ठीक है, अगर हमारा डेटा बिल्कुल ठीक काम कर रहा है, हमने ठीक से उसको प्री प्रोसेस किया हुआ है फीचर सिलेक्शन टेक्निक के थ्रू, तो हमारे रिजल्ट्स भी काफ़ी अच्छे आएंगे। एज अ रिसर्चर आपने कई बार ये नोट किया होगा कि जो नए शोधकर्ता हैं, कई बार वो डायरेक्टली डेटा को ले लेते हैं और डायरेक्टली डेटा को लेने के बाद उस पर मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग या डेटा साइंस का कोई एल्गोरिदम इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। वहाँ पर क्या इशू आता है, वहाँ पर क्या हमारे पास एक समस्या आती है। अगर हमने डेटा को ठीक से प्री प्रोसेस नहीं किया, फीचर इंजीनियरिंग नहीं की, फीचर पॉइंट सिलेक्शन नहीं किया, उस केस में रिजल्ट्स बहुत खराब आएंगे। तो हम देखते हैं कि उन रिजल्ट्स को इम्प्रूव करने के लिए, अपने आउटकम को इफेक्टिव बनाने के लिए हम कौन कौन सी टेक्निक लगा सकते हैं। अभी जैसे हमने एक उदाहरण डिस्कस किया मोबाइल ऐप का, कि जिसमें हमने कुछ मीनिंगफुल रिकॉर्ड्स को लेना है। अब जैसे हमारे पास ह्यूमिडिटी है, टेम्परेचर है, सिटी नेम है, यूजर्स फेवरेट कलर, तो ऑब्वियस सा पॉइंट है कि यहाँ पर जो
यूजर्स फेवरेट कलर है, इसका कोई कंसर्न नहीं है, इसका कोई रिलेशन नहीं है, इसका कोई संबंध नहीं बनता किसी वेदर की प्रिडिक्शन से। उसी तरह से अगर मान लीजिए किसी डेटा सेट में पैन, आधार या इस तरह के कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, इस तरह के कुछ वैल्यूज हैं, तो उनका किसी प्रिडिक्शन में कोई योगदान नहीं होता, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता। तो हम इन एट्रीब्यूट्स को, इन कॉलम्स को निकाल देते हैं। इसके साथ में हम कुछ और उदाहरण डिस्कस करेंगे, जैसे लोन अप्रूवल। एक और हम एग्जांपल लेते हैं, लोन अप्रूवल बाय बैंक। जब भी कोई बैंक लोन देता है या क्रेडिट कार्ड अप्रूव करता है किसी कस्टमर का, तो वहां पर कौन कौन से पॉइंट्स, कौन कौन से जो कॉलम्स हैं वो देखे जाते हैं। आपने भी ये नोट किया होगा कि जो काम के फीचर्स कौन से हैं, जैसे सैलरी कितनी है आपकी, आप सैलरीड हो या सेल्फ एम्प्लॉयड हो, आप स्मॉल स्केल बिजनेस रन कर रहे हो या लार्ज स्केल बिजनेस रन कर रहे हो, या आप फ्रीलांसर हो, तो ये काम का फीचर है। उसी तरह से आपका क्रेडिट स्कोर कितना है, आप पर अभी कितना कर्ज है, या सिबिल स्कोर कितना है आपका, तो ये कुछ काम के फीचर्स हैं। अगर हम बात करें अनवांटेड फीचर्स, या जिन फीचर्स को हम निकाल सकते हैं जिनका किसी कस्टमर की प्रोफाइल से कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, जो कि हम लोन से लिंक कर सकें, जैसे कि ग्राहक की हॉबी क्या है, उसका जेंडर क्या है, उसकी ईटिंग हैबिट्स क्या हैं। जब भी हम डेटा कलेक्ट करते हैं तो इस तरह के काफ़ी सारे अनवांटेड रिजल्ट्स, अनवांटेड आउटकम्स हमारे साथ अटैच्ड होते हैं, काफ़ी सारे अनवांटेड कॉलम्स होते हैं जिनको हम हटा देते हैं। तो लोन अप्रूवल में, क्रेडिट कार्ड अप्रूवल में, या किसी भी तरह की बैंकिंग एक्टिविटी, फाइनेंशियल एक्टिविटी में हम जो फीचर पॉइंट सिलेक्शन है उसको यूज करते हैं, या आप ये कह सकते हो कि जो बैंकिंग सिस्टम है वो उसको यूज करता है। उसी तरह से अगर हम बात करें स्पैम ईमेल डिटेक्शन की, कोई भी सर्वर, चाहे वो जीमेल है या कोई भी ईमेल सर्वर है, वो किस तरह से चेक करता है कि आपके पास जो ईमेल आ रही है वो स्पैम है या फिर एक्चुअल जेन्युइन ईमेल है। आपने ये चीज नोट की होगी या आपने पॉइंट नोट किया होगा कि जब भी आप जीमेल पर मेल चेक करते हो या किसी भी प्लेटफॉर्म पर मेल चेक करते हो, तो वहां पर स्पैम में या फिर बल्क मेल में या जंक मेल ऐसा कुछ फोल्डर बना होता है और उसमें ऑटोमेटिकली कुछ मेल्स आ जाती हैं। वो कैसे चेक करते हैं? वो मेल की बॉडी में ये चेक कर लेते हैं, जो मेल सर्वर का जो एल्गोरिदम है, कि उसमें कोई लॉटरी वर्ड यूज किया हुआ है या नहीं किया हुआ, उसमें कोई बिडिंग वर्ड यूज किया हुआ है या नहीं, या उसमें कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो कि उस मेल को क्वालिफाई करते हैं, उस मेल को अटैच करते हैं किसी जंक या फिर बल्क ईमेल से। तो जैसे आपने देखा होगा कि फ्री कैश, अर्जेंट या फिर लॉटरी, इस तरह के कुछ जो पॉइंट्स हैं वो ईमेल में अटैच होते हैं। ओके, अब इसी तरह से इररेलेवेंट फीचर्स कौन से हैं? अगर हम ईमेल में स्पैम डिटेक्शन की बात करते हैं तो इररेलेवेंट फीचर्स कौन से बनेंगे? बेकार के फीचर्स, जैसे कि ईमेल किस टाइम पर भेजी, सुबह मेल की या रात को की या किस पर्टिकुलर टाइम में की, ईमेल का फॉन्ट स्टाइल क्या है, ईमेल में जो कलर्स यूज किए हैं, जिन रंगों का इस्तेमाल किया हुआ है वो कौन कौन से रंग हैं, और रिसीवर का मिडल नेम क्या है, कुछ ऐसे अनवांटेड फीचर्स। तो स्पैम में भी हम जो एल्गोरिदम है इस तरह से डेवलप करते हैं कि वो सिर्फ जो यूजफुल फीचर्स हैं, यूजफुल कॉलम्स हैं, उन्हीं को कैच करे, बाकी सबको वो छोड़ देगा। दिस इज ऑल्सो नोन एज फीचर पॉइंट डिटेक्शन। इसे भी हम कहते हैं कि फीचर सिलेक्शन टेक्निक्स। इसी तरह से नेटफ्लिक्स मूवी रिकमेंडेशन या फिर यूट्यूब कंटेंट रिकमेंडेशन। जब भी हम यूट्यूब ओपन करते हैं, जब भी हम कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ओपन करते हैं, आपने देखा होगा कि हमारे पास कई रिकमेंडेशंस आती हैं। जिस तरह के हम वीडियोस बार बार देखते हैं, जिस तरह का हम कंटेंट बार बार नेविगेट करते हैं, चाहे वो यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, नेटफ्लिक्स है, कोई भी प्लेटफॉर्म, ओके, तो वही कंटेंट या उसी से मिलता जुलता कंटेंट आपको शो किया जाता है। अब अगर हम एग्जांपल लें फ्लिपकार्ट का, अमेजोन का, तो फ्लिपकार्ट, अमेजोन में भी जो रिकमेंडेशन सिस्टम है वो इंटीग्रेटेड होता है। वो ये चेक करता है कि किस तरह के कंटेंट को आप बार बार
एक्सेस कर रहे हो, किस तरह का कंटेंट आप बार बार यूज कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, यू आर फॉन्ड ऑफ परचेजिंग इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, आप कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स परचेज कर रहे हो, या फिर आप कुछ गारमेंट्स, कोई होम यूटिलिटी प्रोडक्ट्स को बार बार परचेज कर रहे हो, तो वो आपके फीचर्स बन गए कि आपने किस तरह का प्रोडक्ट परचेज किया, टाइप ऑफ प्रोडक्ट, आपकी रेंज क्या है। अब मान लो मैं कोई मोबाइल फोन परचेज करता हूं फ्रीक्वेंटली, पर मेरी रेंज है 10 से 15 हजार के बीच में, तो वो मुझको जो रेकमेंडेशन देगा, अमेजोन जो मुझको रेकमेंडेशन देगा वो उसी रेंज की होंगी, 10 से 15 हजार के बीच में। उसी तरह से यूट्यूब पर अगर मान लो मैं कोई लर्निंग का कंटेंट देखता हूं, तो यूट्यूब मुझे बार बार लर्निंग के कंटेंट दिखाएगा, ना कि कॉमेडी वीडियोस या फिर वेब सीरीज की जो एडवर्टीजमेंट्स हैं वो नहीं दिखाएगा। क्यों? क्योंकि मेरे फीचर्स क्या हैं, मेरे कंटेंट के फीचर्स क्या हैं जो कंटेंट में बार बार देख रहा हूं। तो ये सब आपका आता है फीचर पॉइंट सिलेक्शन में या फीचर इंजीनियरिंग में। उसी तरह से डिजीज डायग्नोसिस में, अगर हम किसी बीमारी के बारे में प्रिडिक्शन कर रहे हैं, कोई मॉडल बना रहे हैं, कोई मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग मॉडल बनाते हैं जिसमें हमने ये प्रिडिक्ट करना है कि ये जो बीमारी है कितनी रिपीट हो सकती है, किस तरह के यूजर्स में रिपीट हो सकती है, या फिर इसका प्रोमिनेंस लेवल कितना है। तो वहां पर हम कौन कौन से पॉइंट्स को देखेंगे, जो पेशेंट है उसकी एज, उसका बीपी लेवल, ये सब फीचर्स बनेंगे। अगर मान लीजिए किसी पेशेंट के डेटाबेस में हमारे पास उसका पैन आईडी है, आधार है, उसका रूरल या अर्बन स्टेटस है, इस तरह के कुछ अनवांटेड फीचर्स हैं, तो उनको हम निकाल देते हैं, क्योंकि किसी के पैन से या आधार से या किसी की सैलरी से या किसी के सेल्फ एम्प्लॉयड होने से उसकी बीमारी का कोई रिलेशन नहीं बनता। तो इस तरह के कुछ फीचर पॉइंट सिलेक्शन टेक्निक्स हमें इंप्लीमेंट करनी होती है, जिससे कि हमारा जो मॉडल है वो इफेक्टिवली वर्क करे, फाइन ट्यून्ड बने। उसी तरह से अमेजोन, फ्लिपकार्ट पर जो फ्रॉड डिटेक्शन है, धोखाधड़ी को रोकना, तो एक्चुअली अचानक किसी पर्टिकुलर लोकेशन से आपके पास कोई ऑर्डर आता है, किसी स्पेसिफिक अननोन लोकेशन से, अननोन आईपी एड्रेस से या किसी सस्पिशियस आईपी एड्रेस से आपके पास कोई ऑर्डर आ जाता है, तो अमेजोन, फ्लिपकार्ट या इस तरह के जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो क्विकली आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये कोई फ्रॉड ऑर्डर हो सकता है। आप इवन जोमेटो पर भी इस तरह की इंप्लीमेंटेशंस होती हैं। आजकल काफ़ी सारी क्लाउड किचन्स हैं, काफ़ी सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं। मान लीजिए मेरा एक पैटर्न है, मैं किसी एक स्पेसिफिक लोकेशन से बार बार ऑर्डर कर रहा हूँ, अपने घर से या अपने ऑफिस से, और अचानक कोई और ऑर्डर कर देता है किसी और लोकेशन से, और उसका जो कैश ऑन डिलीवरी है वो हम किसी और लोकेशन का दे देते हैं। तो उनका जो एल्गोरिदम है वो फीचर पॉइंट्स को डिटेक्ट कर लेता है कि ये यूजर इस जगह पर क्या कर रहा है, इस यूजर की तो ये जगह है ही नहीं, ये यूजर तो इस लोकेशन से बिलोंग नहीं करता। ओके, तो वो पैटर्न जो है वो मैच कर लेते हैं हम एल्गोरिदम्स के थ्रू, जिसको हम बोलते हैं फीचर इंजीनियरिंग टेक्निक्स। अब हम आएंगे कि फीचर सिलेक्शन टेक्निक्स के बेनिफिट्स क्या हैं, इसके क्या क्या फायदे मिलते हैं, और एक्चुअल में जो मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग या डेटा एनालिटिक्स के प्रोजेक्ट्स में इसका क्या योगदान रहता है। सबसे पहला जो मैटर है, सबसे पहला जो एक बिंदु बनता है वो है मॉडल की सटीकता, जिसे हम बोलते हैं एक्यूरेसी। आपका डाटा, आपके जो आंकड़े हैं जितने एक्यूरेट होंगे, आपका मॉडल भी उतना एक्यूरेट काम करेगा। अगर मेरे पास डेटा करप्ट है या कुछ ऐसा डेटा है जिसमें हमने कुछ ऐसे पॉइंट्स को लिया हुआ है जिनका उस प्रिडिक्शन से कोई लेना देना नहीं है, जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि पेशेंट डेटा में मान लीजिए हमने उसके रिलेटिव्स का रेफरेंस लिया हुआ है, उसके पेरेंट्स के बारे में हमने डेटा डाल रखा है, तो उसका कोई रिलेशन नहीं बनता किसी डिजीज से। तो अगर हमने इन सब डेटा को लेकर या हर तरह के डेटा को लेकर मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग या डेटा साइंस का प्रोजेक्ट ट्रेन कर दिया, तो उसकी परफॉर्मेंस बहुत ही खराब होगी, उसकी एक्यूरेसी बहुत ही खराब होगी। अगर नंबर के वेज में, फॉर एग्जांपल इन न्यूमेरिक फॉर्मेट, आंकड़ों के तौर पर अगर आपने 99% एक्यूरेसी अचीव कर भी ली किसी भी तरीके से,
उस केस में भी उसका जो कंट्रीब्यूशन नहीं होगा सोसाइटी के लिए। आप खुद सोच सकते हैं कि अगर हमने जबरदस्ती किसी भी तरीके से बाई हुक और बाई क्रुक मॉडल को ट्रेन कर दिया अनवांटेड डेटा को लेकर और उसमें हमने एक्यूरेसी अचीव कर भी ली, तो उसका सोसाइटी के लिए, नेशन के लिए कोई योगदान नहीं होगा। दूसरा, ओवरफिटिंग कम करना। ओवरफिटिंग कम करने का मतलब होता है कि एक ही डेटा को आपने बार बार लिया हुआ है, या फिर कुछ ऐसे डेटा को ले लिया जिसका उस प्रिडिक्शन में या उस पर्टिकुलर आउटकम में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो अगर हमने डेटा को ठीक से रिमूव कर दिया, अगर हमने डेटा को ठीक से क्लीन किया हुआ है, तो उस केस में ओवरफिटिंग आपकी कम हो जाएगी। ओवरफिटिंग कम करने का मतलब सिर्फ आपने उस डेटा को रखा हुआ है जो कि आपकी प्रिडिक्शन में योगदान देगा और आपकी जो मॉडल है उसकी सटीकता बढ़ जाएगी। तीसरा जो पॉइंट है, तीसरा बिंदु जो है वो है जटिलता, कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी को अवॉइड करने के लिए, जटिलता को हटाने के लिए, कॉम्प्लेक्स मॉडल को एक सिंप्लीफाई करने के लिए हम फीचर इंजीनियरिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं। कॉम्प्लेक्स मॉडल का मतलब क्या हुआ कि आपने मल्टी डायमेंशनल बहुआयामी मॉडल लिया हुआ है जिसके थ्रू बेशक से आपने हाई एक्यूरेसी नंबर्स में अचीव कर ली, परंतु उसका एक्चुअल में कोई योगदान नहीं होगा। दूसरी बात, वो किसी दूसरे साइंटिस्ट को, किसी दूसरे रिसर्चर को, किसी और शोधकर्ता को समझ में भी नहीं आएगा कि आपने ये डेटा क्यों लिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, एक डेटा सेट में 50 कॉलम्स हैं और वो सारे कॉलम्स ऐसे हैं जिनका कोई रिलेशन है भी और नहीं भी, तो अगर हम उस मॉडल को किसी दूसरे शोधकर्ता को चेक करवाते हैं तो वहां पर एक बड़ा इशू आएगा कि दूसरे को समझ ही नहीं आएगा कि इसमें किया क्या हुआ है और ये क्यों किया हुआ है। ओके, और इसके साथ में एक और पॉइंट और है, जैसे प्रशिक्षण का समय जो सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर हमारे पास कुछ ऐसे डेटा सेट्स होंगे, कुछ ऐसा डेटा होगा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से मिलकर बना हुआ है, तो प्रशिक्षण समय जिसको हम बोलते हैं ट्रेनिंग टाइम भी कम होगा। अगर हमने एक ऐसा डेटा ले लिया जिसमें हर तरह का डेटा इंटीग्रेट किया हुआ है, जोड़ा हुआ है, तो उसमें ट्रेनिंग टाइम बढ़ जाएगा। ट्रेनिंग टाइम बढ़ेगा तो सीपीयू टाइम बढ़ेगा, सीपीयू टाइम बढ़ेगा तो एनर्जी ज़्यादा लगेगी, एनर्जी ज़्यादा लगेगी तो ओवरऑल परफॉर्मेंस बहुत खराब जाएगी। आप उस मॉडल को कहीं भी इम्प्लीमेंट नहीं कर पाओगे। ओके, और इसके साथ में एक और बिंदु जो है वो जो जुड़ा हुआ है, जिसे हम बोलते हैं सरलता, सिंप्लिसिटी। तो कॉम्प्लेक्सिटी और सिंप्लिसिटी दीज आर इंटर रिलेटेड, ओके, और वी कैन से दैट दीज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो अगर हमने मॉडल को सिंप्लीफाई किया हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है वो कॉम्प्लेक्स नहीं होगा। अगर हमने मॉडल को कॉम्प्लेक्स बना दिया, जटिल बना दिया, तो वो सरल नहीं रहेगा। तो ऑटोमेटिकली जैसे ही हम सिंप्लिसिटी पर काम करेंगे, हमने फीचर इंजीनियरिंग पर काम किया, तो मॉडल की जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। अब हम बात करेंगे कि कौन कौन सी कैटेगरीज हैं, कौन कौन से वर्ग हैं फीचर पॉइंट्स इंजीनियरिंग के, कौन कौन सी विधियां हैं। मेजरली वी हैव 3 टेक्निक्स, हमारे पास 3 मेजर टेक्निक्स हैं फीचर सिलेक्शन के लिए: फिल्टर मेथड्स, रैपर मेथड्स और एम्बेडेड मेथड्स। इन 3 विधियों के माध्यम से, इन 3 मेथड्स के जरिए हम फीचर इंजीनियरिंग को इम्प्लीमेंट करते हैं। हम देखते हैं कि कौन सी टेक्निक कहाँ पर अप्लाई होगी। अब हम इन टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहली जो टेक्निक है वो है सांख्यिकी परीक्षण के द्वारा डेटा इंजीनियरिंग, डेटा फीचर पॉइंट सिलेक्शन, जो कि कवर होता है फिल्टर मेथड्स के थ्रू। फिल्टर मेथड्स, या जिसे हम छलनी का माध्यम भी बोलते हैं। छलनी का माध्यम का अर्थ क्या हुआ कि हमारे पास एक बहुत सारा डेटा है, काफ़ी लार्ज डेटा सेट है, उसको हम स्टैटिस्टिकल मेथड्स के थ्रू या सांख्यिकी मेथड के थ्रू
इवैल्यूएट करते हैं और उन सांख्यिकी मेथड्स में, उन सांख्यिकी तकनीकों में हमारे पास हैं कोरिलेशन और काई स्क्वायर मेथड। इन दो मेथड्स के अलावा भी काफ़ी सारे मेथड्स अवेलेबल हैं, पर मेजरली ये जो दो टेक्निक्स हैं इनको हम यूज़ करते हैं। दूसरी जो कैटेगरी है, दूसरा जो वर्ग है डेटा इंजीनियरिंग फीचर पॉइंट सिलेक्शन में, वो है आपका रैपर मेथड्स। इन रैपर मेथड्स वी यूज सम पर्टिकुलर रिपीटिशन। एक पर्टिकुलर मॉडल को हम बार बार ट्रेन करते हैं और बेहतरीन फीचर्स को, बेहतरीन डेटा को हम फिल्टर कर लेते हैं, उनको हम बाहर निकाल लेते हैं। और जहाँ तक बात इसकी सटीकता की है, तो ये जो मेथड है ये अधिक सटीक है, अधिक इफ़ेक्टिव है एज कंपेयर टू फिल्टर मेथड। वो हम बात करेंगे इसके डेमोन्स्ट्रेशन के समय। रैपर मेथड्स में जो हमारे पास टेक्निक्स हैं, मुख्यतः हम तीन टेक्निक्स को, तीन अप्रोचेस को कवर करते हैं। रिकर्सिव फीचर एलिमिनेशन, RFE जेनेटिक एल्गोरिदम बेस्ड इम्प्लीमेंटेशन, और तीसरी टेक्निक है सीक्वेंशियल फ्लोटिंग फीचर सिलेक्शन। इन मेथड्स के थ्रू हम फीचर इंजीनियरिंग करते हैं, एक पर्टिकुलर डेटा को बार बार नेविगेट करते हैं, जिसे हम डिस्कस करेंगे डेमोन्स्ट्रेशन के समय। और तीसरा जो मेथड है, तीसरी जो कैटेगरी है, वो है एम्बेडेड मेथड, एम्बेडेड टेक्निक, जिसमें फीचर सिलेक्शन की जाती है मॉडल के अंदर ही। एम्बेडेड मेथड बाय डिफरेंट परम्यूटेशंस, संतुलित दृष्टिकोण के माध्यम से एक पर्टिकुलर डेटा सेट को इवैल्यूएट किया जाता है। और इसमें मुख्यतः हमारे पास दो टेक्निक्स हैं, L1 लेसो अप्रोच और दूसरी इलास्टिक नेट अप्रोच। इन इलास्टिक नेट मर्जर और इंटीग्रेशन ऑफ L1 प्लस L2, इसे हम डिस्कस करेंगे। इन सभी टेक्निक्स को हम डिस्कस करेंगे डेमोन्स्ट्रेशंस के माध्यम से। इस वीडियो में हमने देखा कि फीचर पॉइंट सिलेक्शन टेक्निक्स क्या हैं, उनके क्या एप्लीकेशंस हैं, उनके क्या प्रयोग हैं, और कौन कौन से मेजर विधियां हैं, कौन कौन सी मेजर टेक्निक्स हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।